जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आईटीएस से रिलेटेड थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें आपसे। भाई पेपर में ना 3 तरह के सवालात आते हैं, ठीक है जी। थ्योरेटिकल सवाल भी पूछता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। तीनों तरह के सवालात पेपर में आ रहे होते हैं। अब भाई थ्योरेटिकल सवालों का मतलब क्या है कि वो सीधा का सीधा डेफिनेशंस आपसे पूछ ले। क्या पूछे जी? जिस तरह डेप्रिसिएशन की एग्जांपल डेफिनेशन आपसे पूछे जी, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ये क्या है जी? ये डेफिनेशन है, ये थ्योरेटिकल सवाल आ गया। अब देखें, इसमें चकमा दे सकता है आपको ऐसे कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट की जगह कॉस्ट लिखी हो। सही है? तो ये देखें, ये गलत हो जाएगा ना, फिर ये वाला एमसीक्यूज गलत हो गया। आगे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू द यूजफुल लाइफ की जगह इकोनॉमिक लाइफ लिख दे। तो इकोनॉमिक लाइफ तो गलत हो गया ना भाई। अब इसको बहुत ध्यान से डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा आपको कि कुछ चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ आपने याद करनी है। भाई जो चीज़ें जो हैं नोट्सों के अंदर हमने लिखी हुई हैं, सही है, जिसको बोल्ड किया हुआ है उसको आपने एज इट इज़ याद करना है। क्या करना है? वो मैं कोशिश भी करता हूँ कि 3-3 4-4 दफ़ा आपको बोल दूँ। अच्छा, उसके बाद भाई आपसे पूछे जी कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या, आप कहेंगे डेबिट। कहेगा जी राइट हैंड साइड का मतलब क्या, आप कहेंगे जी क्रेडिट हो गया, ठीक है जी, इसका मतलब क्रेडिट है। आपसे पूछे जी आईएफआरएस किसे कहते हैं, आप कहेंगे जी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद आपसे पूछ ले चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो लिखा हुआ है नोट्सों के अंदर के भाई इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल कौन से होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई न्यूमेरिकल, इस पे आता हूं मैं अभी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सर पेपर के अंदर जो है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कितने आते हैं भाई? मैं एग्जामिनर नहीं हूं, ठीक है। कितने आएंगे? हो सकता है इनको ज्यादा आ जाए, इनको कम आ जाए, इनको कम आ जाए, इनको ज्यादा आ जाए, इनके उससे भी कम आए। इनको हो सकता है ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आ जाए, ये वाले सवाल बहुत ज्यादा आ जाए। तो इस बात को करने का मतलब ये है कि पेपर में ना हर तरह से हमने तैयार होके जाना है, ठीक है सर। पेपर में क्या करना है? हर तरह से तैयार होके जाना है। आईटीए का जो रिजल्ट आ रहा है भाई, वो रिजल्ट है 35, 35, 37, 38, 39%। सही है सर, 40%, जो कि बहुत कम है, जो कि क्या है, कम है। तो भाई रिजल्ट जो है कम होने की वजूहात हैं क्या? रट्टे लगा के जाते हैं पेपर में, सही है। कुछ क्या उसका नाम है, रट्टे रटाई सवाल याद कर लेते हैं, सर वो पेपर में आए थे, सर वो समझ नहीं आई। भाई आपको ना बहुत लॉजिकल तैयारी करनी है पेपर की, अदरवाइज पेपर पास नहीं होगा। यही रीजन है आईटीए में फेलियर की। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस तरह अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स की आपको प्रैक्टिस करवाई है, सही है। डेप्रिसिएशन के अंदर सॉल्व कर दे जी, रेसिडुअल वैल्यू सवाल कितनी है, कॉस्ट इतनी है और भाई यूजफुल लाइफ इतनी है, सही है। आप डेप्रिसिएशन बता दें स्ट्रेट लाइन के मेथड के मुताबिक। अच्छा, आपसे कह सकते हैं जी रेट निकाल के दे दें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। आपसे कह दें जी स्ट्रेट लाइन में रेट निकाल के दे दें, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपको जी डेटा दिया जाए अक्रूवल का, या जिस तरह ये सवालात हैं, कहता है जी अक्रूवल्स के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है 1 मार्च 2021 पे, ठीक है जी, और आपको ये कह दे कि जी हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2021 पे, ठीक है। इस तरह के कई सवाल हमने किए हैं कल। अच्छा, अब आपसे कहे कि भाई मुझे एक तो एक्सपेंस बता दें, दूसरा बता दें कितना एक्रीव्ड है या कितना प्रीपेड है। तो जो वक्त से पहले पे कर दिया वो प्रीपेड हो जाएगा, और जो पे नहीं किया, देखें हमारा एक्सपेंस तो 1 मार्च को अगर बिल्डिंग ली तो 10 महीनों का बनेगा। अगर 10 महीनों का पे नहीं किया या कम पे किया तो भाई ये क्या हो जाएगा, एक्रीव्ड। अब इसकी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। भाई बात समझें आप? ये होते हैं जी न्यूमेरिकल सवालात। अच्छा जी, आपको काउंटिंग इक्वेशन दी जाए और अकाउंटिंग इक्वेशन में बताइए जी आप फलां चीज़ बढ़ रही है, फलां चीज़ कम हो रही है जी, कैलकुलेट करके दे दें। या आपसे कह दे कि भाई एसेट्स जो हैं, सॉरी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 50,000 की हैं और ये एसेट का 35% है, ठीक है। अब बताएं जी इसके अंदर एसेट्स कितने हैं, तो आपको सिखाया हुआ कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब आप आ जाए मेरे भाई कॉन्सेप्चुअल सवाल किस तरह के होते हैं। सर कॉन्सेप्चुअल सवाल आप तब सॉल्व कर सकेंगे जब आपको इसके ऊपर ग्रिप है। किसके ऊपर ग्रिप है जी? आप देखें एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन के चैप्टर की अगर मैं गुफ्तगू करूं, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ भैया जो बुक वैल्यू है वो किसके बराबर होगी बताएं? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है। तो भाई इसको प्रूव करके देखा हुआ है हमने हर मेथड के अंदर। अब ये उसूल याद कर लेना है बस।
ये जिस बच्चे ने ये किया होगा वो ये बता सकेगा। भाई बात समझे हैं कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद और एग्जांपल ले लें, और एग्जांपल लें भाई। आपको पता है एसिड की नेचर क्या है जी? डेबिट नेचर है जी एसिड की। कहता है जी एसिड का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो किस नेचर का है नॉर्मली, बताएं। जो उसकी नेचर है उस नेचर का होगा जी। एसिड की नेचर क्या है? डेबिट। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है बताएं जी, क्या उसका नाम है, वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा होगा? डेबिट होगा। आएगा किस साइड पे? आएगा क्रेडिट साइड पे। ये कॉन्सेप्चुअल सवालात हैं, ये हमने इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे भाई आपसे ये सवाल पूछे कि यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, कौन सा मेथड है जी? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है जी? जितने ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे हम रेट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ। भाई जितने ज़्यादा यूनिट्स बन जाएंगे उतना ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझे हैं? ये वही बच्चा सॉल्व कर सकेगा, उसके जवाब दे सकेगा जिसको इसके ऊपर ग्रिप है। बात समझे नहीं आप? ये सारे के सारे क्या होते हैं जी? एक और सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वायलेट्स द लॉ ऑफ डेप्रिसिएशन जी? बताएं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्यों 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 वायलेट करता है? क्योंकि जनरल रूल तो ये है अगर एसेट आइडल पड़ा रहे, सही है, अगर एसेट आइडल पड़ा रहा तो उस पर डेप्रिसिएशन कंटिन्यूज टू चार्ज। बात समझ आ रही है? लेकिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जीरो होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यूनिट्स ही प्रोड्यूस नहीं हुए ना, तो आप रेट को जब जीरो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंटली जवाब जीरो आएगा जी। एग्री करते हैं आप लोग? तो ये सवाल कौन सा बच्चा कर पाएगा? जिसको इस पे ग्रिप है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिसने बातों को गौर से सुना, तवज्जो से सुना हुआ है। अगर आप बातों को गौर से सुन लेंगे और एग्जाम टिप्स जो हर नोट्सों पे लिखी हुई हैं हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद, उन्हें आप 3-3 4-4 दफ़ा पढ़ना है। कितनी दफ़ा पढ़ना है जी? तो इंशाल्लाह आप पेपर पास कर लेंगे इजीली, ठीक है भाई? बात समझ आ रही है? अच्छा जी, उसके बाद मेरे भाई ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आप लोगों से तो अक्सर बात होती रहती है, अक्सर सवाल करते हैं कि सर जो हमें डाटा कहाँ से? भाई पोर्टल के अंदर जो है ये मुजम्मिल भाई हमारे बैठे हुए हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं। जूम मीटिंग्स भी होती हैं, उसमें भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। वरना असाइनमेंट के नाम से सी हर चैप्टर वाइज जो है, एक चैप्टर के अंदर 100 110 120 70 MCQs हैं। उसके अंदर ये वाला पोर्शन भी कवर होता है, ये वाला भी कवर होता है, ये वाला भी कवर होता है, सही है। ICAP जो है वो अपनी किताब से, बहुत अहम बात है सुन लें, ICAP अपनी किताब से एज इट इज़ लाइन्स उठा रहा है, क्या कर रहा है, और वो पेपर में दे रहा है। तो रीड करना बुक का बहुत अच्छा है, लेकिन मसला असल में ये है ICAP की किताब जो है वो उसको रीड करना बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है, सही है, फैली हुई है थोड़ी सी, तो वो बच्चा रीड ही नहीं करता, और अगर करता है तो उसको मुश्किल लगता है। तो उसके नतीजे में हमने नोट्स बना दिए हैं। क्या किए हैं? समराइज फॉर्म में जो अहम बातें हैं और जितनी एक्सप्लेन करनी चाहिए उसमें लिखी है, ठीक है भाई। इसके अंदर सारी की सारी इंशाल्लाह चीज़ें कवर हो रही होंगी। और जो एग्जाम टिप्स हैं ये सबसे अहम हैं। ये सवाल सॉल्व करने से भी ज़्यादा अहम क्या है? एग्जाम टिप्स हैं, उनको आपने लाजमी पढ़ना है। वो सारी की सारी चीज़ें फोल्डर के अंदर अटैच हैं, उसके अंदर से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जिस तरह ICAP में आपका पेपर आना है, बिल्कुल उसी तरह टेस्ट भी उसी फॉर्म में लगाए हुए हैं, सही है। सिस्टमेटिकली आप टेस्ट दे सकते हैं, PDF में नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक फाइनल अकाउंट का सवाल आता है। फाइनल अकाउंट का सवाल जिस तरह ICAP में आता है उसके भी MCQs होते हैं। वो बच्चे भी सवाल पूछ रहे थे जूम मीटिंग में, तो भाई वो जो सवाल है वो जिस तरह ICAP में आएगा बिल्कुल उसकी कोडिंग करके वो हमने पोर्टल पे भी एज इट इज़ अटैच किया हुआ है। जब आप मॉक इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे वो सवाल आप बिल्कुल उसी तरह परफॉर्म कर रहे होंगे जिस तरह ICAP में करना है। आप जिस तरह आपको सेल्स दी हुई हैं, सेल्स के नीचे 4-5 ऑप्शंस हैं, सही वाला आपने सेलेक्ट कर देना है। फॉर्मेट आपको बनाया आएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं एक रिकॉर्डिंग करवा दूं सेशन की कि वो फाइनल अकाउंट का जो सवाल है वो किस तरह पेपर में आता है, तो उससे भी आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा। बाकी जो है कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर किताब के बारे में भी किताब इंशाल्लाह इन प्रोसेस है। अल्लाह ने चाहा तो 20-25 दिनों के अंदर अंदर या महीने के अंदर आपको किताब भी मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके अंदर कुछ डेटा काफ़ी अपडेट किया है, तो बाकी नोट्स जो हैं नोट्सों की शक्ल में अभी तक आपके पास डेटा अवेलेबल है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे पेपर दे के आते हैं तो हमारा नॉलेज भी अपडेट होता है। बच्चे बताते हैं सर इस तरह का सवाल आ रहा है, इस तरह का, उस तरह के सवाल अपने लेक्चर्स के अंदर हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, आपने परेशान नहीं होना। उस तरह के सवाल जिस तरह अभी मैंने बैड एंड डाउटफुल डेट जो है वो मुजम्मिल भाई अभी इन्होंने अटैच किया, नए सवाल लिए
और उनको क्या कहते हैं PDF की शक्ल में आपको प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद जो है डेप्रीसिएशन का जो चैप्टर है उसमें जो नया डाटा आया फ़ौरन आपको भी प्रोवाइड कर दिया, जिस तरह फिजिकल को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, आपको ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, आपके टेस्ट भी वही वाले हुए हैं जी। बस ठीक है जी, उम्मीद है आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।